हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी एंड वेलकम टू योर फाइनेंस टीचर। तो आज हम बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर की जो है पॉलिटिकल साइंस के बारे में उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट्स में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने ना देखी हो तो आप ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आप ज़रूर देखें ताकि आपको थर्ड पार्ट अच्छे से समझ आए। तो हमने उसमें अप्रोच और उसके कुछ उपागम जैसे कि ट्रेडिशनल के बारे में, जो परंपरागत है उसके बारे में पढ़ा, उसके कुछ टॉपिक्स, उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े। देन हमने आधुनिक उपागम यानी कि जो मॉडर्न तरीके का जो अप्रोच है उसके बारे में, उसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया। देन इनका कंपैरिजन किया, दोनों के बीच में क्या भिन्नताएं होती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा रहेगा वो है व्यवस्था दृष्टिकोण, यानी आपका जो सिस्टम अप्रोच है। तो ये जो अप्रोच है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो व्यवस्था दृष्टिकोण का अगर हम बात करें तो ये इसके कुछ एलिमेंट्स है, कुछ मुख्य तत्व है, उनकी व्याख्या पूछी जा सकती है, या फिर उसका किस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है, उसकी पद्धति का किस तरीके से उपयोग किया जाता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो होप सो आपको जो 2 पार्ट्स हो वो आपको समझ आया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें व्यवस्था दृष्टिकोण होता क्या है, व्यवस्था दृष्टिकोण इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। तो अगर हम व्यवस्था दृष्टिकोण की बात करें तो जो है इसका अर्थ अगर हम बोलें तो ये काफ़ी एक्सप्लेन करके इसको बताया गया है और इसको सीमित तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। ये काफ़ी अच्छे से जो है और इसको जो एक्सप्लेन करना है वो काफ़ी कठिन कार्य भी है। तो अगर हम समाज में विद्यमान जो औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक संस्थाओं की बात करें, यानी अगर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके के जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बीच में जो सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक संस्थाएँ हैं उनके बीच में जो इंटर रिलेशन होता है, उस क्रिया का होना, या जिसका प्रभाव केवल अपने देश के आंतरिक स्थिति पर नहीं पड़ता अपितु अंतर्राष्ट्रीय मंच को भी ये प्रभावित करता है। मतलब अगर देखा होगा तो ट्रेडिशनल में हमने कुछ चीज़ें लिमिटेड पढ़ी कि वो अपनी संस्थाओं तक या कुछ चीज़ों तक ही लिमिटेड होता है, लेकिन व्यवस्था दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ आंतरिक स्थिति पर ही जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ता। पूरे देश के अंदर जो आंतरिक स्थिति होती है, इंटरनल तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर्फ उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मंच पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिकल की बात करें तो उसको भी ये क्या करता है, प्रभावित करता है। तो मतलब एक तरीके का जो भी ये संस्थाएं होती है वो सिर्फ अपनी इंटरनल स्थिति पर, यानी जो आंतरिक स्थिति है उन पर ही इसका प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जो है इसके बारे में ये थोड़ी सी बात बताई गई है। तो अब ये उठता है कि भाई इसकी परिभाषा होती क्या है, या फिर किस तरीके के इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें राज्य जो शास्त्र होते हैं तो उन विद्वानों ने संस्था दृष्टिकोण की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। मतलब अगर हमें इसको अच्छे से और अच्छे एक्सप्लेन करके पढ़ना है ना और जानना है तो कुछ जिन्होंने इसके बारे में बोला है, या जो राजशास्त्र के जितने भी विद्वान उन्होंने क्या बोला है इसके बारे में, वो हमें डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए। तो ऑलमंड तथा पोवेल इसके बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है व्यवस्था दृष्टिकोण के बारे में। तो वो कहते हैं कि यदि वास्तव में राजनीतिक विज्ञान को प्रभावशाली बनाना है ना, यानी जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है अगर उसको काफ़ी पावरफुल अच्छा बनाना है तो हमें विश्लेषण के अधिक व्यापक ढांचे की आवश्यकता है। यानी कि जो विश्लेषण हो, एनालिसिस हो, वो बहुत अच्छे से हो, यानी उसका स्ट्रक्चर जो है उसकी आवश्यकता हमें बहुत अच्छे से है, और वह ढांचा व्यवस्था विश्लेषण का है। यानी सिस्टमेटिक तरीके से उसको क्या करो, एनालिसिस करो, बहुत अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ऑलमंड और पॉवेल कहते हैं। देन जो नेक्स्ट है डेविड ईस्टन, उनका क्या कहना है व्यवस्था दृष्टिकोण में, तो वो कहते हैं व्यवस्था दृष्टिकोण वह व्यवहार या अंतःक्रियाओं का सेट है, यानी जो भी अंतर्क्रियाएं होती हैं एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने ऊपर बताया अभी कि जैसे राजनीतिक हो गई, सामाजिक जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनके बीच में एक तरीके की अंतर्क्रिया, ठीक है, इंटर रिलेशन जो होता है। तो जितने भी विनियोजन हो गया, जैसे योजना बनाना या बाध्यकारी जो भी निर्णय इसमें किए जाते हैं, इन्हें समाज में लागू भी किया जाता है। यानी इसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो आगे समाज में भी क्या होंगे, लागू होंगे। तो होप सो आपको इसकी थोड़ी डेफिनेशन समझ आई हो। तो अब हम आगे इसके कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। तो विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण, यानी जो विभिन्न राजनीतिक जो इसके बारे में क्या सोचते हैं या इसके जो दृष्टिकोण है वो क्या है। तो फर्स्ट इसका आ जाता है आपका उदारवादी दृष्टिकोण, उदारवाद लोकतंत्र व्यवस्था दृष्टिकोण, जो लिबरल डेमोक्रेटिक भी आप इसको बोलते हैं। तो उदारवादियों का मत क्या है इसमें कि भाई राजनीति का आर्थिक, सांस्कृतिक और इन सभी क्षेत्रों में राज्य अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप ना करें। तो आपने अगर लिबरल तरीके की देखी होगी या आपने सुना भी होगा कि लिबरल डेमोक्रेटिक
क्या होता है, जिसमें जो स्टेट होता है उसका ना कम से कम हस्तक्षेप हो, यानी कम से कम इंटरफेरेंस हो। तो चाहे वो इकोनॉमिक की बात करें, चाहे वो हम कल्चर की बात करें, तो इन सभी क्षेत्रों में राज्य का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था दृष्टिकोण कहते हैं। इसको ही लिबरल तरीके का कहते हैं कि यही क्या है आपका जो उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाता है। तो एक से अधिक दलों का होना, वयस्क मताधिकार, दबाव गुटों की गतिविधियां, यानी एक से अधिक दल का होना, इसमें जैसे वयस्क मताधिकार हो गया है ना, जो 18 साल के बाद जैसे वोट देने का अधिकार, दबाव गुटों की बहुत जो अलग अलग गुट होते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जितनी भी नागरिक स्वतंत्रताएं होते हैं, या स्वाधीन न्यायपालिका, स्वाधीन मतलब कि अपने तरीके से जो न्यायपालिका चलती है। तो जनसंपर्क माध्यम हो गए है ना, उस पर सरकारी नियंत्रण, यानी जनसंपर्क जो माध्यम हो गए जनता की जिसमें सुनी जाती है, जो भी जो सरकारी नियंत्रण है उसका अभाव इस व्यवस्था की विशेषताएं। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसमें जो है कम से कम जो सरकारी नियंत्रण हो ना वो कम से कम हो, मतलब अभाव इसमें कम होना चाहिए, वही इस व्यवस्था की क्या होती हैं, विशेषताएं कहलाती हैं। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, आपके जो व्यवस्था दृष्टिकोण है। देन नेक्स्ट इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है सर्वाधिकार व्यवस्था दृष्टिकोण। तो सर्वाधिकार व्यवस्था दृष्टिकोण में क्या बताया गया है, तो इस व्यवस्था में जो व्यवस्थित दृष्टिकोण में समस्त राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक क्रियाकलाप उन पर राज्य का असीम नियंत्रण माना जाता है, यानी कि इसमें कोई सीमा ही नहीं होती। सर्वाधिकार मतलब जिसका सिर्फ एक का इसमें अच्छे से अधिकार हो, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक रूप जो भी काम होंगे इसमें, उसमें राज्य का जो है इसमें कोई सीमा नहीं होती, उनका नियंत्रण पूरे तरीके से होता है। तो आप इसका एग्जाम्पल लगा सकते हैं कि जैसे हिटलर थे जर्मनी के, तो वो अपने तरीके से काम करते थे है ना, तो वो इस प्रकार की व्यवस्था का आप एक उदाहरण इसमें ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक का ही पूरे तरीके से वो अपना नियंत्रण करके रखा हुआ है उसने। ठीक है, तीसरा इसमें आता है स्वेच्छाचारी व्यवस्था दृष्टिकोण। ये तो वही सर्वाधिकार वाला हो गया कि उसमें कैसे वो नियंत्रण रखते हैं, एक का ही होता है। अब स्वेच्छाचारी व्यवस्था क्या होता है, यानी कि जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम होता है जिसमें स्वेच्छा से काम किया जाता है। तो इस व्यवस्था में सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं होती है कि भाई सरकारी ही, जरूरी नहीं कि सरकारी की कोई निश्चित जो इसमें नीति होगी। इसमें सैनिक शासन या वंशानुगत राजतंत्र होता है। पाकिस्तान, अब देखो इसमें क्या होता है, स्वेच्छाचारी मतलब कि अपने तरीके से ही काम किया जा रहा है। तो अब इसमें यह है कि भाई जो सरकार की कोई भी निश्चित नीति नहीं होती, यानी जरूरी नहीं कि सरकार के तरीके से ही कोई नीति चलाई जाए। तो इसमें क्या है, सैनिक शासन भी हो सकता है या वंशानुगत राजतंत्र, जैसे कि आप लगा सकते हैं पाकिस्तान में आपको पता है कि पूरे तरीके से वहाँ पे लोकतंत्र कायम नहीं हो पाया है, वहाँ पे सैनिक शासन कभी भी लग जाता है। तो वो क्या है, स्वेच्छाचारी, जिसमें क्या है सैनिक शासन अपने तरीके से काम कर रहा है, अपना ऑटोक्रेटिक है, अपने तरीके से चला रहा है। या ईरान की बात करें, या आप अगर राजतंत्र की लगाओ तो आप किसकी बात कर सकते हैं, पहले जो नेपाल की, तो अगर एग्जाम्पल के लिए आप ले तो पहले की बात कर सकते हैं कि नेपाल था पहले एक राजतंत्र है ना, तो वहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था, तो वो अपने तरीके से काम चलाते थे। तो लेकिन पाकिस्तान का भी आप अभी भी देख सकते हैं कि वहाँ पे सैनिक शासन लग जाता है। तो ये क्या है, स्वेच्छाचारी जो अपने तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट था। देन नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है, होप्स आपको ये पॉइंट समझ आए हो। जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो है व्यवस्था दृष्टिकोण के अनिवार्य तत्व। तो इसके तत्व क्या हो सकते हैं, तो वर्तमान युग में व्यवस्था दृष्टिकोण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। तो वर्तमान टाइम में आपने पहले भी पढ़ा, जो ट्रेडिशनल था या फिर जो मॉडर्न है, मॉडर्न में भी काफ़ी चेंजेस आए, लेकिन ट्रेडिशनल में आप देखेंगे कुछ चीज़ें सीमित हो गई। तो व्यवस्था दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो वो कुछ विशेष जो अध्ययन होते हैं उस पर क्या देता है, बल देता है। तो इस व्यवस्था के लिए कुछ आवश्यक तत्वों का जो है अनिवार्य इसमें माना जाता है कि भाई कुछ अनिवार्य तत्व यानी एलिमेंट्स इसमें होने बहुत ज़्यादा कंपल्सेशन है कि भाई होना ही चाहिए। तो शक्ति की प्राप्ति, शक्ति का संग्रह यानी जो पावर है उसकी प्राप्ति होना, शक्ति का संग्रह होना, शक्ति के साधन की राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो यानी ये सारी चीज़ें राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण के लिए क्या माने जाते हैं, जो मैंने बताया ये सब इसके लिए अनिवार्य माने जाते हैं। अब तीनों बातों के आधार पर ही राजनीतिक व्यवस्था को अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं से भिन्न माना जा सकता है। यानी जो तीनों बातें हैं उनके आधार पर ही जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं से, यानी ये जो प्रकार है ना दृष्टिकोण, व्यवस्था दृष्टिकोण, ये और प्रकारों से क्या है, बिल्कुल भिन्न है। तो राजनीतिक शक्ति जिस प्रकार की विचारधारा के लोगों में निहित होगी, व्यवस्था दृष्टिकोण का उसी प्रकार का स्वरूप परिवर्तन हो जाएगा। यानी जो राजनीतिक शक्ति है, जिस प्रकार की विचारधारा के लोग जिसमें निहित होंगे, है ना, तो ये व्यवस्था क्या होगी, उसी प्रकार में क्या होगा, इस परिवर्तित ये होता जाएगा, यानी इसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होते जाएंगे। तो ये था इसके एलिमेंट्स।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्यवस्था दृष्टिकोण का क्षेत्र, यानी इसका स्कोप क्या है इस अप्रोच का। तो व्यवस्था दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो इसके क्षेत्र की सीमा व्याख्या करना, यानी इसका अगर हम व्याख्या की बात करें तो इसका कार्य बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि व्यवस्था तंत्र या निकाय, यानी ये एक तरीके का जो सिस्टम है, ये जो तंत्र है, इसमें सम्मिलित तत्वों के मध्य इन तत्वों मतलब क्या है कि आपस में ही जो तंत्र या निकाय हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे से पारस्परिक तरीके से जुड़े हुए हैं और एक तरीके से आपस में मिलकर ये क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अब इसमें क्या है, जब इन तत्वों में से किसी एक गुणधर्म में ज़रा सा भी, यानी कि अगर ये तत्व जो एलिमेंट्स मैंने जैसे ऊपर बताया, इनमें अगर एक में भी अगर क्या होता है, परिवर्तन होता है ना, तो इसका पूरा जो सिस्टम है, यानी ये जो पूरा तंत्र है ना, वो सिर्फ ऐसे नहीं कि क्या बोलते हैं कि सिर्फ इसमें ही इसका प्रभाव पड़ेगा। व्यवस्था दृष्टिकोण में जो भी इसमें इसके एलिमेंट्स होंगे उन सब में इसका क्या होगा, प्रभाव देखने को मिलेगा या प्रभाव इसमें पड़ेगा। तो उदाहरण के लिए अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लें, तो जब किसी शासन व्यवस्था या राजतंत्र में विभिन्न नए दलों का उदय होता है, यानी कि आप देखोगे कि कोई भी शासन व्यवस्था है या अगर कोई राजतंत्र भी चल रहा है, तो उसमें अगर क्या होगा, उसमें कोई भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, किसी भी तरीके से नए दलों का अगर उदय हुआ, या अगर हम बात करें पूरा राजतंत्र की जो संचार और प्रसारण है उसमें अगर वृद्धि होती है, तो संपूर्ण राजतंत्र की संरचना और उसके कार्यों पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्योंकि शासन व्यवस्था में अगर अलग दल आ रहे हैं तो कोई ना कोई तो उसमें क्या होगा, चेंजेस तो आएगा ना, तो प्रभाव तो पूरे राजतंत्र पर पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होगा कि भाई कुछ चीज़ों पर प्रभाव पड़ा और कुछ पर नहीं, तो पूरे राजतंत्र पर इस पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। और गृह और बाह्य दोनों क्षेत्रों में इसमें जो है अलग तरीके की चीज़ें देखने को फिर मिलेंगी, इनमें भी अलग तरीके से क्या होगा, प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये इसका पॉइंट था। उसके बाद व्यवस्था दृष्टिकोण का क्षेत्र आज के सामाजिक परिवेश में असीमित है, यानी कि इसमें कोई सीमा नहीं है, इसको काफ़ी अच्छे से क्या है, एक्सप्लेन करके बताया गया है। यदि अब मान लो जैसे कि यदि हम एक परिवार, जैसे माता पिता भाई बहन, ये अनेक तत्व हैं, कोई समाज का एक मानकर समझने की कोशिश करे, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इन सब सदस्यों की गतिविधियों का क्षेत्र केवल घर के 4 दीवारों तक ही सीमित नहीं है। तो ये सब क्या है, ये एलिमेंट, जैसे मान लो माता पिता हो गया, पूरा परिवार हो गया, ये एक मतलब क्या है, अनेक तत्व हो गए, है ना। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इनकी गतिविधियों का क्षेत्र केवल घर के 4 दीवारों तक सीमित थोड़ी ना है, बल्कि अनेक बाहर भी इनका विस्तृत कार्य क्षेत्र है। तो वैसे ये जो अलग अलग अप्रोचेस है, अब इनको भी अगर हम पूरे एक तत्व में मान लेंगे, पूरा एक तत्व है, तो अब ये आपस में मिले जुड़े हैं, अब अंतर क्रिया इनके बीच में है, तो ये एक कुछ चीज़ों तक ही तो थोड़ी ना सीमित है, अलग अलग तरीके से तो काम करते हैं ना। तो बाहर तक भी इनका कार्य क्षेत्र क्या है, बिल्कुल विस्तृत है। तो व्यवस्था उपागम दोनों प्रकार के निवेश कार्य और निर्गत कार्य करने पड़ते हैं, यानी जो निवेश कार्य हो गए और जो इसमें निर्गत कार्य यानी जो नियम से रिलेटेड हो गए, है ना, और जिसमें जो निवेश कार्य हैं, इन दोनों का ही जो है इसमें कार्य, इसमें जो है कार्य करने पड़ते हैं इनको। तो व्यवस्था दृष्टिकोण को जिन निवेश कार्यों को करना पड़ता है, यानी कि जो व्यवस्था दृष्टिकोण है वो किन निवेश कार्यों को करता है, वो क्या है, एक तो राजनीतिक समाजीकरण हो गया, हित स्पष्टीकरण हो गया, हित समूहीकरण हो गया, राजनीतिक संचारण हो गया। यानी जो भी ये बता रखे हैं, इनका काम कौन करता है, यहाँ पर व्यवस्था दृष्टिकोण करता है, जो निवेश कार्य हैं। अगर हम निर्गत कार्य की बात करें, जिसमें निर्माण, जो नियम निर्माण है वो लागू होता है और नियम लागू करना कार्य होता है, यानी नियम को किस तरीके से लागू किया जाएगा, निर्माण किस तरीके से होंगे नियम, वो इसमें बताए जाते हैं निर्गत कार्य में। तो व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुसार क्या है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था एक ही तरह से कार्य नहीं करती, बल्कि एक से अधिक कार्य करती है। तो व्यवस्था दृष्टिकोण में क्या है, प्रत्येक जो राजनीतिक व्यवस्था होगी, हर एक राजनीतिक व्यवस्था में हर एक का काम क्या होगा, अलग अलग होगा और अलग अलग तरीके से सब अपना काम यहाँ पे करती है। जैसे कि भारत में अगर हम न्यायपालिका की बात करें, तो केवल न्याय ही, वो न्याय ही नहीं करती बल्कि कानूनों की व्याख्या भी करती है। ज़रूरी थोड़ी ना कि सिर्फ उसका काम अगर इतना है तो सिर्फ न्याय दिलाना है, बल्कि वो और भी काम करती है। जैसे कानून हो गए तो उसकी व्याख्या करना भी इसका काम है, और इस तरीके से नए कानूनों का निर्माण भी कौन करता है, यहाँ पर न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे नए कानूनों का निर्माण भी करती है। तो संसद केवल कानून ही नहीं बनाती, बल्कि वित्त कार्यपालिका पर भी क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो मैंने बताया ना, एक दूसरे से तत्व जुड़े हुए हैं, तो जब जुड़े हुए हैं तो इनका काम ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ा सा ही लिमिटेड हो जाएगा, तो इनका काम एक को लेकर नहीं है, बल्कि अलग अलग काम भी ये देखते हैं। तो व्यवस्था दृष्टिकोण की परिस्थितियों के साथ क्या है, ये परिवर्तित होता रहता है, ठीक है, और युद्ध के समय इसका क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है ना। तो धीरे धीरे करके जो इसका क्षेत्र है वो और ज़्यादा विस्तृत होना शुरू हो जाता है। तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो लास्ट टॉपिक इसका जो होगा वो स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। तो
उसके बारे में हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो गाइस प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।